गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान का चैप्टर 2 का एमसीक्यू प्लस एक लाइनर क्वेश्चन करने वाला है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग अभी फिजिक्स कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डेली चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन एक लाइनर करने वाला है फ्रेंड्स। ये आपका आदित्य रंजन सर का ये बुक है, जिसमें 5000 चैप्टर वाइज वन लाइनर पर एमसीक्यू दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है बल एवं उसके प्रकार। क्या है आज का टॉपिक? बल एवं उसके प्रकार। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया गया है, उसे बल कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं में गति किसके कारण होती है? तो देखिए, वस्तु होती है ना, उसमें जो गति होता है बल की क्रिया के कारण ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार और गति को संशोधित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे बल कहते हैं। बल का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, बल का सूत्र बराबर जो आपका होता है F बराबर ma होता है। यह आपका बल का जो सूत्र जो किससे प्राप्त होता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल को संतुलित बल कहते हैं। किसी वस्तु पर समान मात्रा में बल लगाया जाता है, यानी कि निश्चित मात्रा में बल नहीं लगाया जाता है, उसे असंतुलित बल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गति बदलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? मान के चलिए आपको गति बदलना है, तब आप किस बल का प्रयोग करेंगे? तब आप असंतुलित बल का प्रयोग करेंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे असंतुलित बल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खींचने या धकेलने की प्रक्रिया किस बल के कारण होती है? खींचने या धकेलने की प्रक्रिया किस बल के कारण होती है? तो ये जो होता है आपका असंतुलित बल के कारण। और उसके बाद दिया हुआ है कि बल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, बल जो आपका होता है फ्रेंड्स वो दो प्रकार का होता है। एक आपका संपर्क बल होता है, एक आपका असंपर्क बल होता है। उसके बाद दिया हुआ है कि संपर्क बल में कौन कौन से बल शामिल होते हैं। उसके बाद मतलब कि संपर्क बल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पेशीय बल, घर्षण बल और स्प्रिंग बल में बांटा गया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाली बल को क्या कहा जाता है? तो उसे पेशीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट है, गति की अवस्था बदलने के लिए कौन सी बल उत्तरदायी होती है? यानी कि गति की अवस्था को बदलना है, यानी कि तो उसमें आपका घर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, क्या करेगा? घर्षण बल आपका कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, वह बल जो हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। देखिए, विपरीत दिशा में जो लगेगा वो आपका स्प्रिंग बल हो जाएगा। मान के चलिए ये आपका स्प्रिंग है, ऊपर से फोर्स लगाइएगा तो ये इधर से फोर्स लगाएगा, तो क्या लगाएगा? आपको विपरीत दिशा में फोर्स लगाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल को किस में मापा जाता है? तो उसे स्प्रिंग संतुलन के द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका स्प्रिंग संतुलन के द्वारा मापा जाता है। गैर संपर्क बल में कौन से बल शामिल होता है? तो चुंबकीय बल, वैद्युत स्थैतिज बल और गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है, किसी चुंबकीय वस्तु पर चुंबक द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उसे चुंबकीय बल कहते हैं। किसी चुंबकीय वस्तु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को विद्युत स्थिरीय बल कहा जाता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विद्युत स्थिरीय बल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे को कौन सा बल लगाती है? जैसे कि दो द्रव्यमान की वस्तु एक दूसरे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु की पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसमें हो जाएगा आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है? जो पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है? चंद्रमा परिक्रमा करता है। किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। याद रखिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं घर्षण बल के बारे में। संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है तो इसे घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट है, वस्तु की गति के विपरीत कौन सा बल होता है। वस्तु के गति के विपरीत कौन सा बल होता है तो वो आपका होता है घर्षण बल। क्या होता है आपका? घर्षण बल होता है। वह बल जो दो वस्तुओं का संपर्क में आने पर उसकी सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे घर्षण बल या विरोधी बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि VVI है। घर्षण बल निर्भर करता है किसके पर निर्भर करता है तो दो सतहों के बीच के संपर्क पर। मान के चलिए ये आपका खुरदरा रहेगा तो क्या करेगा? घर्षण अधिक लगेगा। मान चलिए एकदम चिकना रहेगा तो क्या होगा? इस पर घर्षण कम लगेगा। यही कहा गया है कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है तो दो सतहों के बीच के संपर्क के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जब बाईं ओर कोई बल लगाया जाता है तो क्या होता है। घर्षण दाहिनी ओर कार्य करती है। जब बाएं ओर लगाया जाएगा तो घर्षण दाहिनी ओर कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि बल दाहिनी ओर लगाया जाता है तो घर्षण बाईं ओर कार्य करता है। तो घर्षण कौन ओर कार्य करता है? बाईं ओर कार्य करता है। संपर्क में आने वाली दो सतहों पर अनियमितताओं के कारण क्या होता है तो घर्षण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अनियमितताओं की संख्या कहाँ अधिक होती है तो ये खुरदरी सतहों पर अधिक होती है। खुरदरी सतहों पर अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या सतहों को चमकाने या बहुत अधिक स्नेह का उपयोग करके क्या किया जा सकता है तो घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कुछ अनियमितताएं होते हैं। घर्षण कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बड़े पैमाने पर यदि अनियमितताओं को इंटरलॉकिंग से बचा जाए तो गति अधिक सरल हो जाती है। क्या होती है? गति आपका अधिक सरल हो जाती है। चलिए गति आपका अधिक सरल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु आराम से चलना शुरू होता है तो घर्षण पर काबू पाने के लिए आवश्यक बल का माप क्या होता है। मान चलिए कोई वस्तु आरामावस्था से चलता है तो उस पर कौन सा घर्षण कार्य करेगा तो स्थैतिज घर्षण कार्य करता है। दो सतहों को अनियमितताओं का कारण क्या होता है? दो सतहों के अनियमितताओं का कारण आपका स्थैतिज घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दो वस्तुओं के सतह पर मौजूद अनियमितताओं के आपस में जुड़ने का परिणाम को स्थैतिज घर्षण कहते हैं। नेक्स्ट, गति की दिशा के विपरीत वस्तु पर लगने वाले घर्षण गतिज घर्षण कहलाता है। गतिज घर्षण को भी विभाजित किया गया है जैसे कि स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग घर्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलिंग वस्तुओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रतिरोध जो आपका होता है रोलिंग घर्षण कहलाता है। नेक्स्ट है जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर उड़कता है तो उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली गति का प्रतिरोध को रोलिंग घर्षण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका घर्षण कम हो जाता है लुढ़काने पर यानी कि पहिए घर्षण कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया किसी वस्तु को समान गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल को स्लाइडिंग घर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर फिसलता है तो एक विरोध बल फिसलने की गति की विपरीत दिशा में कार्य करती है जिसे क्या कहा जाता है तो उसे स्लाइडिंग घर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रोलिंग घर्षण किस कारण होता है। जो रोलिंग घर्षण होता है आपका किस कारण होता है तो दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र के कारण। चलिए सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होगा? स्थैतिज में, उसके बाद स्लाइडिंग में, उसके बाद रोलिंग में। नेक्स्ट है हम दो सतहों के बीच घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं। मान चलिए दो सतह है उसके बीच घर्षण को कैसे बढ़ा देंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, यानी कि संपर्क को बढ़ाकर क्या करेंगे? उसका घर्षण को बढ़ा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है हवा से भरे टायर वाली साइकिल चलाना आसान होता है क्योंकि सड़कों के साथ सतह का संपर्क न्यूनतम होता है यानी कि रोलिंग घर्षण होता है जिसके कारण साइकिल चलाना आसान हो जाता है हवा भर के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है घर्षण बल के बिना क्या कठिन हो जाता है तो गीले संगमरमर के फर्श पर चलना या फिर बर्फ पर चलना। ये सब क्या होता है? घर्षण बल के कमी के कारण नहीं चल पाते हैं फ्रेंड्स अच्छे तरीके से।
घर्षण कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सतहों को खुरदरापन बढ़ाने से। स्नेहक ऐसे पदार्थ होते हैं जो घर्षण को कम करते हैं। क्या करता है? घर्षण को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जूते के तलवे, स्क्रू, बॉल बियरिंग में घर्षण के कारण क्या होता है? तो घर्षण के कारण घिसकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट दिया हुआ है, जब हम हथौड़े से मांसपेशियां बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवार में लगी कील को स्थिर कर देता है? तो वो आपका हो जाएगा घर्षण बल। क्या हो जाएगा आपका? घर्षण बल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। वह कमजोर या दुर्लभ मौलिक बल जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान का कारण कार्य करती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वह कौन सा सार्वभौमिक नियम है जो सभी पिंड पर लागू होता है, चाहे उनका आकार और स्थिति कुछ भी हो? तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी कि उसे F द्वारा डिनोटेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियम कहा जाता है, जिसे F बराबर आपका हो जाएगा G इंटू M1 M2 बटा R स्क्वायर, जहाँ G बराबर हो जाएगा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। G का खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने। किसी वस्तु पर पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो आपको हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। अगला एक लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके कारण चंद्रमा द्वारा अभिकेंद्र बल लगता है? तो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण। चलिए अगला है, ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किस बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन सा बल हो जाएगा आपका? गुरुत्वाकर्षण बल आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा असंपर्क बल सबसे कमजोर बल होता है? तो वो आपका होता है गुरुत्वाकर्षण बल। स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है, यह एक अदिश राशि है। G का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। G का मान किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये जो किया गया आपका हेनरी कैवेंडिश के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि दिया गया है। जो वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मुक्त पतन या फ्री फॉल कहा जाता है। चलिए आगे दिया हुआ है, जब दो वस्तु में से एक वस्तु पृथ्वी पर रहती है तो कौन सा बल महसूस होता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं केवल आकर्षण बल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका आकर्षण बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण, यानी कि स्मॉल g के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जो स्मॉल g का मान है वो अलग अलग सतहों पर क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। जो स्मॉल g है आपका क्या है? सदिश राशि है। पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मुक्त रूप से गिरने पर किसी वस्तु द्वारा महसूस किया गया त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण G का मान ध्रुव पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ध्रुव पर या भूमध्य रेखा पर मान से अधिक होता है। भूमध्य रेखा का मान से ध्रुव पर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तब क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण G का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जब हम पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ाते हैं तो G का मान गति बढ़ने पर बढ़ जाता है और घटाने पर घट जाता है। जब हम पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ाते हैं तो G का मान गति बढ़ने से बढ़ जाता है और गति घटने से घट जाता है। जब G का मान पृथ्वी के घूर्णन गति G का मान बढ़ जाएगा, जब स्पीड बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तब क्या होता है? G का मान घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाते हैं तब भी क्या होगा, जी का मान घट जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कैपिटल जी स्मॉल जी में संबंध हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए कैपिटल जी, जब पृथ्वी के द्रव्यमान m और त्रिज्या r हो तो कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर स्थित है तो उसका द्रव्यमान m स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F बराबर हो जाएगा जी एम स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर, जहाँ F वस्तु पर लगने वाले बल है, g गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले बल त्वरण और g स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। चूंकि F बराबर जो आपका होता है a में, क्या होता है F बराबर आपका हो जाएगा a में, इसीलिए g बराबर हो जाएगा कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान और भार क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है, उसे द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर द्रव्यमान मान के चलिए आप 50 kg हैं तो चंद्रमा पर भी आप 50 kg आपका द्रव्यमान होगा। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ भार बदलता है। जड़त्वता की माप क्या है और जड़त्व का समानुपातिक होता है, उसे द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का SI मतलब किलोग्राम होता है। एक बल जो लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है, पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, उसे भार कहते हैं। भार यानी कि W बराबर आपको हो जाएगा m इंटू जी। भार का SI मात्रक होता है, SI कहीं होता है न्यूटन। भार एक बल है जो नीचे की ओर कार्य करता है, जिसके कारण इसके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होता है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर वस्तु के भार का 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। नेक्स्ट है, लिफ्ट की गति। लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन का समीकरण W बराबर जो आपका होता है m इंटू जी प्लस माइनस ए। m हो जाएगा लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान, W हो जाएगा वेट, g हो जाएगा स्मॉल जी हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, a हो जाएगा मशीन का त्वरण। इसी तरह से जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो इस स्थिति में भार अपरिवर्तनशील होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रही हो इस स्थिति में भार अपरिवर्तनशील होगा। जब लिफ्ट त्वरित के साथ ऊपर जा रही है तो इस व्यक्ति में लिफ्ट में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तब क्या होगा, व्यक्ति जो है सतह से उठकर उसके छत में टकरा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका, जब किसी वस्तु को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इस ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि W बराबर हो जाएगा आपका mgh, m हो जाएगा द्रव्यमान, g हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, h हो जाएगा आपका हाइट यानी कि ऊंचाई। नेक्स्ट, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसे जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किया गया कार्य। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में परिवर्तन। यदि वेग जिस पर कोई वस्तु फेंकने पर वापस नहीं लौटती उसे प्लायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्लायन वेग कहते हैं। पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का प्लायन वेग हो जाएगा 2.35 मीटर प्रति सेकेंड।
पृथ्वी के निकट कक्षा में चक्कर लगाने वाले उपग्रह ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। मौसम संबंधी जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्रुवीय उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। वह उपग्रह कौन सा है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखीय तल में घूमता है? भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर। द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र जहां कोई वस्तु संतुलन की स्थिति में रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। द्रव्यमान का केंद्र वस्तु के अंदर या वस्तु के बाहर हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र का उदाहरण हो जाएगा आपका बूढ़ा आदमी झुककर चलता है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति झुककर चलता है, भार उठाने वाले व्यक्ति झुककर चलता है, ट्रक में अधिक भार होने के कारण झुककर चलता है, पीसा की झुकी हुई मीनार होने के बावजूद भी संतुलन अवस्था में है। चलिए आगे है घर्षण बल। वह राशि जो किसी वस्तु के घूर्णी गति प्रदान करती है उसे घूर्णन बल कहते हैं। संतुलन की स्थिति में दाईं ओर का अघूर्ण बाईं ओर के अघूर्ण के बराबर होती है उसे वामावर्त अघूर्ण कहते हैं। चलिए घूर्णन बल की उदाहरण आपका दिया हुआ है। कुम्हार के चाक में लकड़ी पकड़ने के लिए छेद परिधि के पास होता है। चक्की का हथौड़ा परिधि के पास होता है। नलकूप का हैंडल लंबा बनाया जाता है। खिड़की और दरवाजे के हत्थे को सदैव स्थिरांक से दूर रखा जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर सरल और जटिल मशीन बनाई जाती है जैसे कि लीवर, पुली, स्क्रू जैक आदि। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग चैप्टर 3 अगले टॉपिक में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही।